हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और सब अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम देखेंगे कि जो पॉलिटी का हमारा जो कोर्सेज़ जो स्टार्ट हो रहा है उसका आज पहला लेक्चर है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके। ये तो हमारा आज पहला क्लास होगा। इसके बाद हम लगातार पॉलिटी से और ज्योग्राफी से और इंडियन हिस्ट्री से और बिहार के हिस्ट्री और ज्योग्राफी से इस सब से हम लेक्चर लेते आएंगे। और इसका अगर पीडीएफ हो आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो टू द पॉइंट होंगी, कोई इधर की चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा मैटर होगा नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट मैटर होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप उसमें बिल्कुल निकाल के ले जाएंगे ईज़िली। हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो पहला चीज़ें है कि देखिए इसका जो कंटेंट है वो क्या क्या होगा। आज जो हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि पहले के टाइम से जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट में है साइलेंट फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो प्रियम्बल। उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ये सब जो है वो पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है। हाँ, एक चीज़ और है, ये मैं आपको हर क्लास में बताऊंगा। जो हमारे जो 12 के 12 जो शेड्यूल हैं उनके बारे में, उनका एक शॉर्टकट मैंने बनाया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से होता है टेरिटरी, ठीक है, यहाँ देखिए टेरिटरी। उसके बाद ई से होता है इनवॉल्वमेंट, ठीक है। अफर्मेशन होता है ए से, ठीक है। आर से होता है राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड है। एस से होता है शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, ठीक है। अदर देन जो शेड्यूल एरिया जो हमने डिवाइड कर रखे हैं उनके अलावा जो शेड्यूल एरिया है जो भी आंध्र प्रदेश इधर साइड वो है। ओ है, ओ से है अदर शेड्यूल एरिया, जो असम असम के बारे में बताया जाता है, जो कि अलग है। वो 5 हम आगे भी पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ देखते हैं। उसके बाद होता है फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि आपके डिवाइड है, जो लिस्ट है उस वो। उसके बाद ओ से होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हम जितने भी लैंग्वेज आप देखते होंगे कि हाँ ये हमारा संवैधानिक लैंग्वेज है कि नहीं, संवैधानिक भाषा है कि नहीं, वो वहाँ मेंशन है। उसके बाद एल से है लैंड रिफॉर्म। उसके डी से है डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स मतलब होता है कि उस समय की बात है, मतलब जो कि 90s के उस समय जब इधर उधर जो एमपी होते थे, जो एमएलए होते थे, चले जाते थे, पार्टी चेंज कर देते थे, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती थी पार्टी में, उस टाइम भी ये आया था। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, लेकिन अभी के लिए जो है वो आप ये जान लीजिए। उसके बाद पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपालिटी, ठीक है। ये आपका हो गया 12 का 12 शेड्यूल। अगर ये आप याद रखते हैं तो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम रहता ही है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। मैं हर लेक्चर में इस चीज़ को क्लियर करूँगा क्योंकि आपको ये रट जाए जब तक पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है। आइए देखते हैं जो कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखिए यहाँ पे, जो कि पहले था, जो कि आपका कंपनी का रूल था 1773 से लेके 1758 तक। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उस समय था, क्योंकि 1858 के बाद जो था वो क्राउन का रूल आ गया। इसका मतलब जो राजा थे, जो सविदानी थी, जो उनका रूल आ गया, क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने लगी। यहाँ हम देखते हैं जो कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है रेगुलेट करना। कंपनी, देखिए कंपनी का कहा नाम था कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ के फोर्सेस हैं जो कि हैंडल कर लेंगे, लेकिन उनको भी चाहिए था कि जो उसके अफेयर्स हैं कंपनी के वो रेगुलेट करे। उसके लिए एक्ट लाया जाता था, क्योंकि जो चाहे वो कर लेते थे, मनमानी चलती थी। तो इस कारण से एक्ट लाया गया, और इससे क्या होता है कि उनको भी एहसास होता था कि हमारे ऊपर भी कोई है, कोई ऐसी पावर है जो कि हमें बांध के रख दिया, हमें सिस्टमेटिक वे में चलना होता है। लेकिन उसके लिए वो एक्ट लाते थे कैसे कैसे काम करेगा, लेकिन क्या क्या काम करेगा ये नहीं, ये कंपनी डिसाइड करती थी। तो 1858 के बाद चीज़ें चेंज हुई, वो भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है, जिसमें जबकि साफ लिखा हुआ है कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफेयर्स थे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, जो कि राजनीतिक उनके जो चीज़ें थी, मतलब फंक्शंस थे, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, पॉलिटिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था जो होती है उसको कंट्रोल करना। इन दोनों चीज़ों को पहले रिकॉग्नाइज़ किया गया कि भैया कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं। आप जब तक किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे कि उनके पावर क्या क्या है, तब तक उनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ किया गया इसमें, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि पहले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है। और उसके बाद होता है फाउंडेशन, हो गया आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में, ठीक है। तो पहली चीज़ है इसमें, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि इससे क्या हुआ, जब पहली बार किससे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रिकॉग्नाइज़ किया कंपनी का, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला एक्ट कौन सा था, तो पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ठीक है। आइए हम दूर देखते हैं आगे। जो फीचर था इस एक्ट का, फीचर क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल का जो पद था, जो डेजिग्नेशन था, उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर का जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। याद रखिएगा, ठीक है। इसी से हुआ था सबसे पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से ही, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो है वो सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसका मतलब ये था कि उसके अंडर हो गए, ठीक है, वो आपके हेड हो गए, उसके सब्सिडियरी हो गए दोनों, कि हाँ उनसे बिना पूछे फाइनल डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, सबॉर्डिनेट हो गया, जो मेन पावर होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में होगा। कैसे स्टेट और सेंटर का होता है इसमें, जब जब भी आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो आपका सेंटर के हाथ में हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वैसे ही हाल था उस टाइम पे। बॉम्बे और मद्रास की दोनों जो प्रेसिडेंसी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में थी, उसके सबॉर्डिनेट थी। उसके बाद ये चीज़ें देखिए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट यहाँ आता है एग्जिस्टेंस में, ठीक है, उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये आपके इस्टेब्लिश हुए, ठीक है, सिविल पॉलिटिकल रेवेन्यू, ठीक है। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होते थे उस समय, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी रिपोर्ट भेजनी होती थी, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बैठाया, जो कि सिविल पॉलिटिकल रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करके वहाँ रिपोर्ट भेजते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1884 का, मात्र 11 साल बाद आया, ठीक है। आप देखिए कैसे ये हर 10 साल 11 साल बाद जो एक्ट आता था, इससे जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान हो गए, कंपनी परेशान हो गई थी। तो अब जाके कंपनी क्या करती है कि आगे डील करती है कि 20 ईयर्स के लिए आप पैक लाइए, कोई भी एक्ट लाइए, सॉरी, क्योंकि इससे क्या होता है कि हर 10 साल पे हम कुछ करना चाहें तो वो फिर नया एक्ट आ जाता है, तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाता है। तो देखिए हम आगे कैसे हम इस पे आते हैं कि जो अगला एक्ट आता है उसमें 20 साल का गैप आने लगता है। तो यहाँ देखिए तो 11 साल के बाद आ गया, ठीक है। ये क्या हुआ, जो भी कोई खराबी थी, गलती थी, लेगुना था, उसको हटाया गया 1773 का, ठीक है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है पॉलिटिकल, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, कि भैया जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं वो, और पॉलिटिकल फंक्शंस को पहले देखा गया, ठीक है, अलग अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि COD में यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो मैनेज करते थे कॉमर्शियल अफेयर्स, जो कि पैसा से रिलेटेड होता था। और जो नया बॉडी फॉर्म किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो मैनेज करते थे आपके पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखते हैं हम कि जो चार्टर एक्ट था 1813, देखिए उससे पहले भी आया, तो वो 90 जो भी था कि हर 20 डेज़ पे, मैंने 20 ईयर्स पे आता था, मैंने आपको बताया ना, 13 में आया, फिर 33 में आया, फिर ऐसे ही 20 साल जोड़ लीजिए, 53 में आया, ऐसे ही आता रहता था, 20-20 साल का कर दिया गया था, ठीक है, बीच में। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, तो ये आया। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दो ही चीज़ आपको पढ़ने का इंपॉर्टेंट है। 1833 ये बार बार पूछता है, ये UPSC में भी, BPSC और सिविल और SSC में, तीनों चीज़ में पूछा हुआ है। ये जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्च है ना 1 लाख, ये कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, तो ये था चार्टर एक्ट 1833 के, ये हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा क्या पूछता है, मोनोपोली,
इंडिया के साथ मोनोपोली किस एक्ट से ख़त्म किया गया? चाइना का, तो ठीक है, सॉरी कंपनी का, ठीक है। तो ये था 1833 1813, ठीक है, जो मोनोपोली ख़त्म किया गया इसमें। उसके बाद देखिए, अब हम आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें गवर्नर जनरल का, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनका डेजिग्नेशन, उनका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए वो, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसके बाद सिविल और मिलिट्री दोनों पावर आ गई, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉमन बात है कि जो 1833 का था, इसमें आपको क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। क्योंकि उस समय तक मोस्टली जो इंडिया पे था पूरा कब्जा हो चुका था ब्रिटिशर्स का, इसीलिए नाम चेंज कर दिया गया, वहाँ पे इंडिया आ गया, ठीक है। उसका जो बंगाल और सॉरी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ना, उनसे लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो था वो मतलब ले लिया गया था। इसका मतलब क्या था, जो भी प्रेसिडेंसी थी वहाँ की जो कानून थे वो नहीं बना सकते थे, उनसे ले लिया गया था लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। यहाँ पे आपको, और तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ कमीशन के बारे में। अभी आप पढ़ते हैं ना इंडियन पेनल कोड, ये सब, यही लॉ कमीशन था जो लॉर्ड मैकाले उनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको, ये भी 1833 का चार्टर एक्ट के अंदर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी लेकिन इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, आँख बंद करके इतना ही पढ़िएगा। उसके बाद ये 53 में बताया ना 20 साल के बाद। अब देखिए 53 में क्या होता है, गवर्नर जनरल था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप करते हैं जिसको मिनी पार्लियामेंट बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है मिनी पार्लियामेंट के बारे में। उसके बाद ओपन कंपटीशन हो गया आईसीएस का, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है आईसीएस का, ओपन कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो भी लेकिन वही लोग को लोग रिप्रेजेंट करते थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ होते थे। इसका मतलब उनको भी पसंद आता था, कहीं कहीं उनको भी अच्छा लगता था, इसीलिए वो साथ थे ब्रिटिशर्स के। उनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंटेस्ट करवाएं और वहाँ वो उनको जगह दिए, ठीक है। इससे दो चीज़ें हो गई, ब्रिटिशर्स दिखाने के लिए ये भी दिखा रहे थे कि हाँ लोगों का रोल प्ले हो रहा है लॉ बनाने में, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था क्योंकि सब ब्रिटिशर्स के साथ ही थे वो जो लोग थे इंडियंस, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्राउन का रूल आता है, ठीक है, क्राउन का रूल आता है 1858 में। तो क्राउन के रूल के बारे में आप देखिए, आप पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो हर किसी को पता होगा। जब क्राउन का रूल आया तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट एंड कर दिया गया, ठीक है, जो मतलब दो गवर्नमेंट की सत्ता चलती थी उसको एंड कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, उस ये दोनों चीज़ें थी ना, दो चल रही थी कि हाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स को देखने के लिए इन दोनों को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, इसके लिए इतना ही था। आगे देखिए, आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हुए तो हम आगे देखेंगे। 1861 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा लिख लीजिएगा इसको। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसका जो लेजिस्लेटिव पावर था मद्रास का, बॉम्बे का, उसको रीस्टोर किया गया। इसका मतलब उनके पास पावर आ गया कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए नया बनाया गया। क्यों, देखिए वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब दो रिलीजन के लोग एक जगह रहते थे उस समय में, अंग्रेज़ क्या होता था, डिवाइड एंड रूल, इस कारण से क्या होता था कि हमेशा से प्रॉब्लम रहता था वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नया लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बना दिया वहाँ पे कि वहाँ के जो अस्थाई प्रॉब्लम थे वो खुद देखें, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मिनिस्ट्रीज़, उस समय रोल आया पहली बार मिनिस्ट्री का, कि मिनिस्ट्री भी बनेगी कि हाँ एक चीज़ को एक मिनिस्ट्री देखेगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर आया उस समय, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑर्डिनेंस किस पे आया, उस टाइम पे आया था। लेकिन इसमें कभी भी बजट का अभी तक इसमें बात नहीं आई थी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
उसके बाद हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था, सबसे पहले आपको एडिशनल मेंबर इंक्रीज कर दिया गया नॉन ऑफिशियल, ठीक है, जो कि नॉन ऑफिशियल थे वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ पे बनाया गया, वहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया, पावर जो बजट आता था उसका पावर दिया गया कि वो डिस्कस कर सकें, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप, डिस्कस कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुआ वैसे हुआ, सही है गलत है, लेकिन कोई ये क्वेश्चन नहीं ये चीज़ क्यों हुआ, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आप देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इलेक्शन वहाँ वर्ड आया था, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम 1892 में ही आया था, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो उस समय था वो इलेक्शन वर्ड को नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी इम्पोर्टेंट आता है, क्यों, मॉन्टी इसमें था मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म जो होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके में देखिए क्या होता है, इसमें इंक्रीज़ किया गया लेजिस्लेटिव का जो साइज़ था वो, इसमें लॉ बनाते थे उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स को इंक्रीज़ किया गया, इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ से थोड़ा थोड़ा पावर जो है इंडियंस के हाथ में आना शुरू हुआ, बोलते नहीं है जो कि थोड़ा सा चस्का लगता है, वो यहाँ से आया उनके पास। उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये तो भैया रट लीजिए, ये रटना पड़ेगा आपको। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, फर्स्ट इंडियन थे वो, याद रखिएगा। और यही एक जो सबसे बड़ी बात है जो आती है बार बार कि सेपरेट इलेक्ट्रोड लॉर्ड मिंटो कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनलिज्म, ये आप समझ लीजिए, लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है, मतलब सांप्रदायिक चीज़ कर दी है इन्होंने कि हाँ जो कि बाकी जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनके लिए सेपरेट होगा इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्शन का जो चीज़ें होती हैं उनका अलग से सीट रिज़र्व रहेगा, तो ये चीज़ बता दिया। तो ये चीज़ क्या होता है, डिवाइड एंड रूल के अंदर आता था कि हाँ आप समाज को ही डिवाइड कर दीजिए कि हाँ ये छोटा है बड़ा है, और इससे प्रॉब्लमेटिक रहे हमेशा सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए 1919 का मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म्ड रिफॉर्म, ठीक है, ये इसको 1919 को बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायरकी का सबसे याद करने का आसान तरीका क्या है, 1919 यानी एक ये डायरकी, डाई मतलब दो, आर्की, ठीक है, इसका मतलब 1919 का मतलब डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, ठीक है, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था कंट्री में, ठीक है। उसके बाद देखिए अपर एंड लोअर हाउस आ गया, यानी बाइकैमरलिज्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्युनल इलेक्ट्रोड एक्सटेंड टू क्रिश्चियन, सिख, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। कॉम्युनल इलेक्ट्रोड उस समय क्या हुआ कि सिख पे भी, क्रिश्चियन पे भी, इन सब पे एक्सटेंड किया गया, यानी समाज को और बांटा गया, ठीक है, क्योंकि जितना बांटेंगे उतने समय तक रूल कर सकते हैं, तो और ज़्यादा बांटा गया था, ठीक है। सेपरेट बजट इस समय आया था, याद रखिए, सेंटर और प्रोविंशियल के लिए, ठीक है, स्टेट और सेंटर के लिए सेपरेट बजट आया था, ठीक है। ये कब आया था, 1919 में। सिमन कमीशन, इसमें देखिए इसमें जो चीज़ें हैं वो हमेशा याद रखिएगा, ये सिविल सर्विस के लिए और एसएससी के लिए। उन्होंने पहले रिकमेंड किया डायरकी को ख़त्म कीजिए, दो जो रूल चल रहे हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए। उसके बाद क्या बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप प्रोविंस में सेटअप कीजिए, और जो एस्टेब्लिश ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, उसके ऊपर ब्लेम किया जा सके, ठीक है, वो इस टाइप का गवर्नमेंट वहाँ पे रिस्टोर करना चाहते थे, ठीक है, मतलब जो सिमन कमीशन में जो बात कही गई थी तो उसमें बताया गया था कि उसी के हिसाब से जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में से 32 तक, तो ये इसी पे हुआ था कि वाइट पेपर दिया गया था कि क्या क्या चीज़ें
चेंज होनी चाहिए वो भी बताएं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और उसके बाद देखिए आता है कॉम्युनल अवार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्युनल अवार्ड। इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम पे, वो लेके आए थे अगस्त 1932 में, ठीक है, तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, ठीक है। उस समय अनाउंस किया था उन्होंने, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि जो माइनॉरिटी में कौन कौन से आए, क्रिश्चियन, मुस्लिम, एंग्लो इंडियंस, एक्सटेंड टू डिप्रेस्ड क्लास, जो कि छोटे मोटे थे, हरिजन वरिजन, वहाँ तक पहुँच गया था। क्रिश्चियन, मुस्लिम, इन सब को अलग अवार्ड दिया जाएगा, कम्युनल अवार्ड, जिसके कारण उनको एहसास हो कि भैया वो ऐसे हैं, समाज से अलग हैं, समाज में बटे हुए हैं। ये उनका रूल करने का तरीका था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गए। लेकिन इसको देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, एक पैक्ट साइन किया अम्बेडकर के साथ। वो मतलब जो हंगर पे थे, हंगर स्ट्राइक पे, ठीक है, अनटिल डेथ तक, अगर मतलब वो पैक्ट साइन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं साइन किया था। उसमें मदन मोहन मालवीय थे जो गांधी जी के बदले साइन किया था, लेकिन बार बार जो नाम आएगा वो गांधी जी का ही आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में साइन नहीं किए थे। वो गांधी जी के बदले मदन मोहन मालवीय गए थे वहाँ साइन करने, यदुवा जेल में थे गांधी जी उस समय, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आ गया एक्ट 1935 का, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरबीआई भी वहीं से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिली हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। सो प्लीज़ इसको देखिए। इसमें सबसे पहले क्या गया, 3 लिस्ट को बांट दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट को। डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया। बाईकैमरलिज्म आ गया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो मतलब उस समय जो बाईकैमरलिज्म था वो बोला गया 6 आउट ऑफ 11 स्टेट, यानी 11 स्टेट में से ले मतलब दिया देखा जाए तो 6 स्टेट में बाईकैमरलिज्म था, यानी 2 सदन थी वहाँ पे, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक है। उसके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। 2 स्टेट जब साथ मिल के कमीशन बनाते हैं वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो बोला जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन वॉइस रॉ थे उस समय, ठीक है। पार्टीशन ऑफ जो पार्टीशन प्लान आया था उसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। उसमें फीचर्स क्या क्या थे, पहला फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। डिक्लेयर इंडिया एज ए सोवरेन स्टेट, यानी इसका मतलब इंडिया अपने एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स को खुद डिसाइड कर सकती है, सोवरेन स्टेट। उसके बाद एम्पावर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। उसके बाद क्या होता है, एबॉलिश किया गया सिक्योरिटी ऑफ फॉर इंडिया, एंड ट्रांसफ़र किया गया सारा फंक्शन इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था, जो डेजिग्नेशन था, उसको भी हटाया गया था, क्योंकि वो बताया गया था। और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इसका मतलब गवर्नर देखते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और ये जो होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो था हमारा पहला चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से था, ठीक है। आगे हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जो कि होगा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का साइलेंट फीचर क्या है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको और अच्छी तरह से क्लियर होती जाएंगी। और इन सब क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ पूछी जाती है, तो प्लीज़ इतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपने नोट्स बना सकते हैं। सो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चीज़ों को शेयर कीजिएगा, शेयर करने से दूसरों को भी हेल्प होगा। और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।